हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं फिल्म बोर्डेलो ऑफ द ब्लड, जो कि आई थी ईयर 1996 में। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और एक हिसाब से चैप्टर 2 डीमन नाइट का, लेकिन दोनों ही फिल्म का कनेक्शन एक दोनों फिल्म से बिल्कुल भी नहीं है, सिवाय क्रिप्ट द कीपर के स्टोरी सुनाने के अंदाज से। तो याद रहे, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ फिल्म की स्टोरी ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि फिल्म की कहानी काफी ज्यादा सिंपल है, जिसके लिए एंडिंग एक्सप्लेन जैसी कोई भी वीडियो तो नहीं बनती। बट हाँ, एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग बनती है अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म की भी शुरुआत क्रिप्ट द क्रीपर से ही शुरू होती है, जहां पर उससे एक मॉमी ने शर्त लगाई है कि अगर उसकी स्टोरी में दम नहीं रहा तो वो उसके शरीर के एक पार्ट के टुकड़े कर देगा, जिसमें हम शुरुआत में उसके एक हाथ को काटते हुए उस मम्मी को देखते भी है। यानी कि एक शर्त वो मम्मी जीता है क्रिप्ट से। अब क्रिप्ट का कैरेक्टर डीमन नाइट की तरह यहाँ पर हमें भी एक स्टोरी सुना रहा है, लेकिन इस फिल्म का उस डीमन नाइट फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उस फिल्म की पूरी कहानी को उसी चैप्टर में कंप्लीट कर खत्म कर दिया गया था। और क्रिप्ट हर बार अपनी कहानियों को कुछ इसी तरीके से लोगों को समझाता है, जिस पर टोटल 3 फिल्में बनी थी और बाकी 80s और 90s के टाइम पर इसके शोज भी आते थे, जिसके हर एक एपिसोड में क्रिप्ट द क्रीपर हमें इसी तरीके की कहानियां सुनाता। और इसी शो की पॉपुलैरिटी की वजह से इस पर फिल्म बनाई गई थी, जिनमें से 2 फिल्मों को बैक टू बैक बनाया गया था। और रही बात टेल्स ऑफ द क्रिप्ट फिल्म की, तो वो फिल्म 70s के टाइम पीरियड में बनाई गई थी, यानी कि इस कैरेक्टर की एक शुरुआत की जा रही थी। खैर, तो क्रिप्ट द कीपर के पास जो कहानी है उसका टाइटल है बोर्डेलो ऑफ ब्लड, जिसके मतलब को अगर हम हिंदी में ढूंढने जाए तो बोर्डेलो के शब्द का हिंदी मतलब है नहीं, क्योंकि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हमारे इंडिया में लैंग्वेज के हिसाब से अलग है और उनकी लैंग्वेज के हिसाब से अलग। जिस वर्ड को हम जानते हैं उसे कहा जाता है ब्रोथल, यानी कि कोठा। और अब कहानी पर आ जाए तो कहानी की शुरुआत होती है साउथ अमेरिका के टायरा डेल फेगियो के जंगल से, जिस जंगल में विंसेंट नाम का शख्स अपने कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर किसी चीज की तलाश में निकला है, जो तलाश उसके पार्टनर्स के हिसाब से ट्रेजर हंटिंग की है। और उस चीज को ढूंढने के लिए विंसेंट ने कई सालों की रिसर्च की है, जिस रिसर्च में उसके पास अब इतने सबूत तो है कि वो इन जंगलों में उस जगह का पता लगा लेगा, क्योंकि इस तलाश के लिए उसके पास उस लोकेशन का मैप भी है, जहां पहुंचने के बाद वो अपने साथियों से उस जगह को खोदने के लिए कहता है, जिसकी खुदाई के कई टाइम बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है। लेकिन वहां पर कोई ट्रेजर नहीं, बल्कि किसी तरीके का एक ताबूत होता है, या फिर कह लो कॉफिन, जिस कॉफिन में काफी पुरानी सड़ी हुई लाश रखी हुई है, जो विंसेंट के अकॉर्डिंग कई 100 साल पुरानी वैम्पायर क्वीन की है, यानी कि सभी के सभी वैम्पायरों पर राज करने वाली रानी, ठीक ड्रैकुला की तरह, जिसे बाकी वैम्पायर्स की तरह इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। इसीलिए उस टाइम पीरियड में उसे पूरी तरीके से मारने के लिए उसका दिल निकाल लिया गया था, जिसे निकालने के बाद उसमें जान अब भी बाकी थी। इसलिए उस टाइम पीरियड के लोगों ने उस दिल के 4 टुकड़े कर उसे दुनिया के अलग अलग कोने में भेज दिया, जिसके टुकड़े के बाद वो दिल पूरी तरीके से बेजान हो गया। और विंसेंट ने अपनी रिसर्च के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कई साल लगाए हैं। उसी रिसर्च के रिजल्ट में उसके पास मैप के अलावा वो हार्ट भी है, जिन टुकड़ों को वो बॉक्स खोलने के बाद आपस में मिला देता है, और इससे उस दिल की हार्ट बीट फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन ये चीज उसके साथ आए पार्टनर्स को इतनी भी ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, और एक हिसाब से उनमें से कुछ लोग डर भी रहे थे। लेकिन विंसेंट उन्हें यही वादा करता है कि इस वैम्पायर क्वीन के उठने के बाद वो उन्हें काफी सारा सोना देगी। इतना बोलकर विंसेंट उस दिल को क्वीन वैम्पायर की डेड बॉडी में डाल देता है, जहाँ जाकर वो हार्ट अपनी जगह तो बनाता है हार्ट बीट के साथ, लेकिन उसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो हार्ट चलना बंद हो जाता है। और इस बात से विंसेंट तो नाराज होता ही है, और इसी के साथ साथ उसके पार्टनर्स भी, जो इस बात से और भी काफी ज्यादा चिढ़ गए हैं। जिसके बाद वो लोग विंसेंट को मारने की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन वैसा कुछ हो उससे पहले ही उस बंद कॉफिन में हलचल होना शुरू हो जाती है, यानी कि काफी सारा खून निकलना। और जैसे ही वो लोग उस कॉफिन को खोलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो वैम्पायर क्वीन की डेड बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है, और ट्रांसफॉर्म होते के साथ में वो वहाँ खड़े एक शख्स को मार देती है। जिसके बाद उनका बॉस वहाँ से रस्सियों की मदद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो उसी रस्सी पर चढ़ रहे अपने एक पार्टनर को उस वैम्पायर क्वीन के आगे फेंक देता है, ताकि इससे उसे मौका मिले जल्द से जल्द ऊपर चढ़कर यहाँ से भागने का। और विंसेंट तो है ही, जिसे मारने में वैम्पायर क्वीन को और अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन विंसेंट यहाँ पर पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था, जिसके पास वही की है जिस की को हमने इसके पहले फिल्म के चैप्टर यानी कि द डीमन नाइट में देखा है, कि ये की जीसस के काफी प्योर ब्लड से भरी पड़ी है, जिसे वही कैरी करता है जो इसका हकदार है। लेकिन इस फिल्म में इस की को कैरी करने की कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि स्टार्स की तरह, जिसे इस फिल्म में पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। यानी कि अब रूल्स इस की को प्रोटेक्ट करने के चेंज हो गए हैं, जिसके पीछे डीमन हाथ धोकर पड़ा रहता है। और वो वैम्पायर क्वीन जब विंसेंट
के पास भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो ये की उसे प्रोटेक्ट करती है, जिससे वैम्पायर क्वीन पूरी तरीके से डर जाती है और विंसेंट से सही तरीके का बिहेव करने की कसम भी खाती है। जिसके बाद विंसेंट उसे अपने उस आखिरी पार्टनर को ऑफर कर देता है जो वहाँ पर खड़े विंसेंट की बातों को सुन रहा था कि विंसेंट उसे इन सब के बाद बचा लेगा। तो अब आपको की से रिलेटेड जैसे कि मैंने बताया ज्यादा डिटेल चाहिए तो आपको जाकर मेरी उस पुरानी वीडियो को देख लेनी चाहिए डीमन नाइट फिल्म की, कि ये कि किस तरीके से हेल के डीमंस को हेल के डोर तक रोकने में किस तरीके से कामयाब रहती है, जिसे डीमन किसी भी कीमत में हासिल कर हेल से सीधे अर्थ पर आकर ह्यूमंस को मारना चाहते हैं। और अब फिर से आते हैं कहानी पर, जहाँ पर कहानी का ये चैप्टर खत्म होकर हमें सीधे लेकर आता है मेन फिल्म की अब स्टोरी पर, यानी कि 90s के एरा में, जहाँ पर कैथरीन का भाई के टीनेजर है और अपनी बहन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, भले से ही वो उसे कुछ भी क्यों ना कहे कि अब वो इतना बड़ा तो हो गया है कि उसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेना चाहिए। लेकिन 90s और 80s के किड्स भला किसी की बात क्यों सुने। तो यहाँ पर कैलेब भी कर रहा है अपने बाकी दूसरे दोस्तों के साथ बार में मस्ती कर, जिसके बाद वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात एक काफी वियर्ड बिहेव करने वाले शख्स से होती है, जो उन्हें यही कहता है कि अगर उन्हें अय्याशी करनी है तो उसकी नजर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन्हें काफी सारी औरतें ही मिलेगी और बहुत सारा सेक्स भी। लेकिन उस बंदे के क्रीपीनेस को देखकर कैलेब के दो दोस्तों उसके साथ जाने को मना कर देते हैं, लेकिन कैलेब का एक दोस्त उसे फॉलो करते हुए उस अजीब से दिखने वाले घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात घर के ओनर मैक कैच्यून से होती है, जिसे देखकर वो लोग अपने प्लान को ड्रॉप करते हैं और सीधे अपने रास्ते पर निकलने ही वाले होते हैं कि मैक उन्हें रोककर यही कहता है कि वो लोग यहाँ पर शायद फन करने के लिए आए हैं, जो वो उन्हें डेफिनेटली देगा। जिसके बाद वो दोनों मैक को फॉलो करते हुए घर के अंदर आते हैं और वो शख्स उन्हें कॉफिन दिखाकर यही कहता है कि यही वो रास्ता है जिसकी मदद से वो लोग अपनी मन पसंदीदा जगह पर जा सकते हैं। लेकिन वो दोनों उस ऑफर को मानने से मना कर देते हैं और मैक उनके सामने गन पॉइंट कर उन दोनों को सीधे उस कॉफिन में लेटाकर एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ जाने से वो दोनों इतना ज्यादा डरते हैं कि मानो उनकी मौत नजदीक है, जो कि ऑब्वियसली है ही, जो कि कुछ वक्त तो उन्हें फिलहाल तो एंजॉयमेंट ही देती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें काफी सारी औरतें और बहुत सारे आदमी भी देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर इसी फन के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद वहाँ पर तलहा नाम की शख्स आती है और कैलेब के एक दोस्त को अपने साथ ले जाती है। लेकिन जैसे ही कैलेब के उस दोस्त के अच्छे दिन शुरू होने वाले होते हैं तो वहाँ पर उन दोनों को कंपनी देने के लिए इस ब्रोथल की मालकिन यानी कि वैम्पायर क्वीन आती है, जिसका नाम लीट है, और वो वहाँ पर कैलेब के उस दोस्त को लंबी जबान से किस कर उसी जबान से उसके दिल को बाहर निकाल देती है। और फिर अगला नंबर कैलेब का आता है, जो वहाँ पर ऐसी ही किसी दूसरी औरत के साथ बिजी है। जिसके बाद कैलेब के पास लीट ऐसी ही पहुँच जाती है और फिर इस सीन को कट कर हमें दिखाया जाता है कि कैथरीन पुलिस स्टेशन में जाकर अपने भाई की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहाँ के शोएब नूहान बिल्कुल भी फिलहाल तो इंटरेस्टेड नहीं है किसी ऐसे टीनेजर की स्टोरी लिखने में जो शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं मौज मस्ती करते हुए पड़ा होगा। यानी कि पुलिस वालों के पास उससे भी ज्यादा काम है, जो कि है शहर में कई तादाद में लोगों का गायब होना, जिनकी मिस्ट्रीज को अब तक सॉल्व नहीं किया गया है। और कैथरीन की उस बात को वहाँ पर खड़ा शख्स रैफ भी सुन रहा था। रैफ एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसकी आर्थिक स्थिति फिलहाल तो अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके डिटेक्टिव के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है और उसे सलाह दी गई है कि वो दोबारा पुलिस के मैटर में इस तरीके से बिना बुलाए ना घुसे। लेकिन रैफ किसी न किसी तरीके से कैथरीन को मना लेता है और उसे अपने साथ अपनी एक ऐसी ऑफिस में ले जाता है जहाँ कैथरीन खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करती और यही देखती है कि रैफ उसके किसी भी काम नहीं आने वाला। लेकिन रैफ फिर से उसे मनाकर किसी न किसी तरीके से कैलेब की फोटो लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देता है उसके दो दोस्तों के पास जाकर, जिनमें से कैलेब का एक दोस्त उसे उसका पता बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि शायद उसे भी यही लगता है कि कैलेब और उसका बाकी दूसरा दोस्त वहाँ पर काफी मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन बाद में वहाँ पर कैलेब का एक और दोस्त आता है जो मस्ती मजाक में रैफ को उस घर का एड्रेस भी दे देता है और ये भी बताता है कि वो लोग वहाँ पर मौज मस्ती के लिए गए हैं। जिसके बाद रैफ उस एड्रेस पर जाता है, जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर मुर्दों का पोस्टमार्टम और फ्यूनरल की तैयारी की जाती है। और वहीं पर रैफ मैक के अलावा उस अजीब शख्स को भी देखता है जो वहाँ पर बैठे काफी वियर्ड हरकतें कर रहा था। और यहाँ तक कि रैफ ये भी नोटिस करता है कि उस औरत की डेड बॉडी को उठाने के लिए कई सारे आदमी लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्रिस नाम के एक ऐसे कैरेक्टर को जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो रिलीजन्स की बात ही करता है, यानी कि धर्म को फैलाने का काम। लेकिन हम वहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि क्रिस की जो कोई भी स्पीचेस होती है वो कोई और ही रेडी करता है, क्योंकि जब उसकी वो स्पीच स्क्रीन पर दिखना बंद हो जाती है तो उसके पास बोलने के लिए सही ढंग से शब्द नहीं होते और वो लोगों को बातों में इसी तरीके से बेकार की बातें कर घुमाता है और अपनी स्पीच को खत्म कर देता है। और इसके अलावा हमें वहाँ पर पता चलता है कि क्रिस की पर्सनल सेक्रेटरी कैथरीन ही है जिससे वहाँ पर रैफ मिलने के लिए आया है। जिसके बाद क्रिस अपने ज्यादा बिजी शेड्यूल की वजह से उन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रैफ वहाँ पर उसे बताता है कि उसका भाई अपने एक दोस्त के साथ मिलकर किसी ब्रोथल में गया है, जो बात सुनकर कैथरीन समझ जाती है कि उसका भाई कभी भी नहीं सुधरेगा और वो रैफ को उसकी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए रोक देती है। लेकिन रैफ इस केस को आगे और कंटिन्यू करना चाहता है और वो वहाँ पर कैथरीन से यही कहता है कि जब तक वो इस केस को सॉल्व नहीं करेगा तब तक वो पेमेंट बिल्कुल भी नहीं लेने वाला।
और फिर रैफ वहाँ से निकलकर सीधे उसी बार में जाकर बैठता है जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से उसी वियर्ड से शख्स से होती है जो बार बार उस जगह के एड्रेस को रिपीट कर रहा था। मानो जैसे उस शख्स को इसी काम के लिए रखा गया है कि वो बार में जा जाकर ऐसे ही लोगों को इस जगह का इन्विटेशन देते रहे और लोग ऐसे ही यहाँ पर आकर मरते रहे। लेकिन रैफ उस जगह का एड्रेस सुनने के बाद थोड़ा चौंक सा जाता है और उसे पहले तो यही लगता है कि वो शख्स झूठ कह रहा है और शायद वो थोड़ा पागल भी है जिसे पहले उसने उस जगह पर देखा था। लेकिन फिर भी रैफ उसी टाइम पर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है जहाँ हम मैक को देखते हैं 2 डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करते हुए। जिसके बाद रैफ जैसे ही डोर नॉक करता है तो वो शख्स दरवाजा खोलकर रैफ को यही कहता है कि आज ऐसी कोई भी यहाँ पर पार्टी नहीं होगी और उसे कल आना चाहिए। लेकिन रैफ उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन मैक उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। और रैफ फिर पीछे के रास्ते से उस घर के अंदर दाखिल होता है और ये देखता है कि लेट वहाँ पर किसी फीमेल प्रोस्टिट्यूट का इंटरव्यू ले रही है जो उन्हें वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आई है क्योंकि उसे अच्छे खासे पैसे कमाने हैं। और लेट उसे यही प्रॉमिस भी करती है जिसके कुछ ही देर बाद रैफ वहाँ पर उस औरत की चीख तक सुनता है, यानी कि लेट ने उसे वैम्पायर बनाकर अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। और फिर रैफ वहाँ से सीधे कॉफिन रूम में जाकर छुप जाता है क्योंकि डोर के नॉक होने के बाद मैक फिर से डोर को खोलकर दूसरे आए हुए शख्स को वहाँ से भगाता है। और इस वक्त तक एड भी नीचे उतरकर कहीं न कहीं ये महसूस करती है कि इस कमरे में यानी कि इस कॉफिन रूम में कोई और भी है। लेकिन बाद में लेट का ध्यान वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होता है और वो उस जगह से चली जाती है। और रैफ वहाँ से सीधे पोस्टमार्टम रूम में जाकर डेड बॉडीज के अलावा एक छोटी सी स्कल रिंग को भी नोटिस करता है जो एक्चुअल में कैलब की है। और वो उसे वहाँ से लेकर सीधे अगली सुबह कैथरीन के पास पहुँचता है जहाँ पहले तो कैथरीन को इसके कहने पर उसे वहाँ से भगा देती है कि अब उसे अपने भाई को ढूंढने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रैफ वहाँ से जाने से पहले कैथरीन को उसके भाई की रिंग दे देता है जिसे लेकर वो फिर से भागकर रैफ के पास आती है और उसे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए कहती है। और फिर रैफ उसे उस घर की सारी डिटेल देता है और ये भी बताता है कि वो आज रात उस घर पर जाकर फिर से चेक करेगा कि उस घर में गड़बड़ है क्या। और फिर रात को वो उसी क्रीपी से दिखने वाले शख्स को फॉलो कर सीधे उस घर के अंदर एंटर कर लेता है जहाँ अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही शख्स को परमिशन है जो मैक वहाँ पर ऑब्वियसली रैफ को देता है। और इस बात से वो शख्स और भी ज्यादा बेकाबू हो जाता है और मैक उसे यहीं पर खड़े रहने के लिए कहता है ताकि वो लेटी को बुलाकर उसका इलाज करवाए। और रही बात रैफ की तो रैफ को भी वो उसी रास्ते से उस ब्रॉथल में भेज देता है जहाँ पर रैफ पहुंचकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ऐसी भी कोई जगह इस घर के सीक्रेट बेसमेंट में एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद रैफ की मुलाकात वहाँ पर तैमरा नाम की एक शख्स से होती है जो उसे अपने साथ एक ऐसे टॉर्चर रूम में ले जाती है जहाँ वो उसके साथ फोर्सफुली सेक्स करना चाहती है। लेकिन रैफ उसके झांसे में न आते हुए अपना ही दिमाग लगाता है यानी कि तैमरा को अपनी बातों में फंसाकर वो उसे उसी के ट्रैप में फंसा देता है। लेकिन उससे पहले रैफ ये भी नोटिस करता है कि तैमरा उसके गले में एक लॉकेट को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है ये सोचकर कि वो क्रॉस का लॉकेट है। लेकिन रैफ उसे समझाता है कि ये क्रॉस का लॉकेट नहीं बल्कि नॉर्मल सा लॉकेट है। और रही बात तैमरा के रैफ के जाल में फंसने की तो वो है रैफ का ब्लड जिसका टेस्ट लेकर तैमरा पूरी तरीके से पागल हो जाती है। और बाद में हमें पता भी चलता है लेट के आने के बाद कि रैफ का ब्लड बहुत ही ज्यादा खास है जो आज की दुनिया में काफी ज्यादा कम ही एग्जिस्ट करता है, जिस ब्लड से कई सौ साल पहले लेट को भी ऐसे ही ट्रैप किया गया था। और रैफ के ठिकाने की जानकारी लेट को उसके गिरे हुए पर्स से भी मिल गई है जहाँ से भागते वक्त रैफ ने अपने पर्स को गिरा दिया था। और इसके अलावा जब रैफ उसी छोटे कॉफिन के रास्ते से निकलकर कॉफिन रूम में जाकर छुपता है तो रैफ ये भी देखता है कि लेट ने उस अजीब से बर्ताव करने वाले शख्स को काफी बेरहमी से मार दिया है और उसी की वजह से लेट टाइम पर तैमरा के पास नहीं पहुंच पाई और रैफ उस जगह से निकल गया। और रही बात उस क्रीपी शख्स की तो वो शख्स वहाँ पर पूरी तरीके से वैम्पायर बनने के लिए आया है, यानी कि लेट ने उसे हाफ वैम्पायर बनाकर अपने काम पर यूज करने के लिए रखा था। इसलिए वो शख्स दिन में बाहर काफी आसानी से घूम सकता था लेकिन कंट्रोल उस पर लेट ही करती। बट अब उसके आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से लेट उसे मार देती है जिसके बाद लेट वहाँ से सीधे रैफ के ठिकाने पर पहुँच जाती है जहाँ जाकर वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है कि उसकी फैंटेसी है क्या और वो कैसे लेट के जाल में फंसेगा, क्योंकि लेट उसे मारना बिल्कुल भी नहीं चाहती बल्कि अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। और उसके बाद लेट उसके दिमाग को पढ़कर उसे कैथरीन का विजन दिखाती है और लेट ऑलमोस्ट उसके इस जाल में फंसने ही वाला होता है कि वहाँ पर कैथरीन आ जाती है जो उन दोनों को वहाँ पर देख लेती है। जिसके बाद रैफ कैथरीन को सिचुएशन एक्सप्लेन करके उसे सीधे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है जहाँ पर वही ऑफिसर उन दोनों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, खास करके रैफ की। और वो रैफ की सारी जानकारियाँ कैथरीन को देता है जिसे सुनने के बाद कैथरीन उस ऑफिसर को यही कहती है कि एटलीस्ट उसके भाई को ढूंढने के लिए वो उसकी बात सुनकर उस जगह पर चले। जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ पर जाता भी है बट अनफॉर्चुनेट उस सीक्रेट रास्ते को बंद भी कर दिया जाता है और रैफ का वो प्रूफ उस जगह के तहखाने में ब्रॉथल होने का पूरी तरीके से फेल हो जाता है। जिस बात से कैथरीन को भी इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे किक मारकर और काफी बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है उस शेफ के साथ। और फिर हम देखते हैं कि उसी घर के ऊपर की खड़ी हुई विंडो में लेट और मैक को देखते हैं जहाँ पर मैक को लेट यही कहती है कि अब रॉफ उनके रास्ते का कांटा नहीं है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है विंसेंट को जो एक तरीके से क्रिस के अंडर काम करता है, यानी कि की का असली ओनर विंसेंट नहीं
नहीं बल्कि क्रिस ही है और उस वैम्पायर क्वीन को ढूंढने की जिम्मेदारी क्रिस ने विंसेंट को दी थी, जिसमें सारी की सारी रिसर्च क्रिस ने खुद कर रखी थी। लेकिन डर के मारे वो उस वैम्पायर क्वीन का सामना नहीं करना चाहता था। लेकिन जब उस जगह से विंसेंट जिंदा बचकर निकल कर आया, वो भी उस वैम्पायर क्वीन के साथ, तब से क्रिस को यकीन हो गया कि ये की सच में काम करती है, जिसकी मदद से अब वो उस क्वीन वैम्पायर को अपने कंट्रोल में रख सकता है और अपने इस आलीशान बिजनेस को चलाने के लिए उससे प्रॉफिट भी उठा सकता है, जो कि वो उठा ही रहा है। जैसे कि उस ब्रोथल में आने वाले लोग काफी सारे कीमती सामान और महंगी कार्स के साथ आते हैं, जिस कार को सेल कर क्रिस का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और उसी का ज्यादा प्रॉफिट विंसेंट को चाहिए, जो क्रिस उसे बिल्कुल भी नहीं देता। यानी कि अगर देखा जाए तो विंसेंट ने नहीं बल्कि क्रिस ने सारी की सारी मेहनत की थी उस वैम्पायर क्वीन को ढूंढने की, यानी कि रिसर्च की, जिसके बाद मौत के डर से क्रिस उस जगह पर नहीं गया, क्योंकि वो ये श्योर नहीं था कि ये की सच में काम करती भी है या नहीं। लेकिन विंसेंट की उस जगह से रिटर्न आने के बाद उसे ये दावा हो गया कि सच में ये की वर्क करती है और अब इसकी मदद से वो उस क्वीन वैम्पायर को अपने कंट्रोल में रख सकता है। यानी कि एक तरीके से क्वीन वैम्पायर क्रिस के अंडर है, ठीक विंसेंट की तरह, और वो उसी के कहने पर अपनी खुराक भी मिटा रही है और उसे प्रॉफिट भी दे रही है। लेकिन उस क्वीन वैम्पायर का मकसद असल में इस दुनिया पर राज करना है, जो उस की के रहने की वजह से फिलहाल तो हो नहीं सकता। इसलिए वो विंसेंट को ऑफर देती है कि वो बिजनेस का पूरा शेयर उसे ही देगी, बट बदले में उसे वो की चाहिए, जिसे लेने के लिए विंसेंट क्रिस के ऑफिस में जाता है और उसे चुराकर सीधे वहाँ से निकल भी जाता है। जिसके बाद क्रिस को उसका पता भी लगता है और वो उनका पीछा करते हुए एक बार में आता है, जिस बार में लेट विंसेंट के बुलाने पर ही आई है, क्योंकि विंसेंट के पास ऐसे ही स्ट्रिप क्लब का आइडिया है, जिसकी मदद से वो लोग काफी ज्यादा लोगों को बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। लेकिन बाद में वहाँ पर क्रिस आकर विंसेंट को वो की देने के लिए कहता है, जो लेट उसे देने के लिए बिल्कुल भी मना करती है। और उनकी इस बातचीत के दौरान वहाँ पर कैथरीन आ जाती है, जिसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की परमिशन क्रिस ने ही दी थी, क्योंकि कैथरीन के पास आइडिया था टीनेजर्स को आगाह करने का कि वो लोग अगर इसी रास्ते पर चले गए तो उनकी मौत बिल्कुल निश्चित है। लेकिन बार की सिक्योरिटी के रहते उन लोगों को ज्यादा इंटरव्यू करने मिलता नहीं। लेकिन इसी बीच कैथरीन अपने कैमरे में लेट के इंटरव्यू को भी कॉपी करती है और यही पूछती है कि उसे ये सब करने में मजा क्यों आता है, जिसके बारे में लेट उसे यही कहती है कि वो खुद ट्राई कर देख ले। और दूसरी तरफ रैप अपनी ही इन्वेस्टिगेशन पर निकला हुआ है, ये पता लगाने के लिए कि वहाँ के मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाता है, जिसका पता उसे सेमेट्री जाकर चलता है, तब जब मैक के घर से डेड बॉडी को निकालकर ग्रेव यार्ड में लाकर दफनाया जाता है, जहाँ पर अगेन कॉफिन का वजन बहुत ही ज्यादा है। जिसके बाद रात के वक्त वो उस कॉफिन को तोड़कर ये चेक कर लेता है कि उस कॉफिन में एक नहीं बल्कि दो लाशों को डाला जाता है और इस तरीके से उस ब्रोथल की लाशों को ठिकाने लगा दिया जाता है, जिसके सबूत का उसने फोटो तक खींच लिया है, जिसे दिखाने के लिए वो फिर से कैथरीन के पास पहुंचता है। और कैथरीन उस फोटो को देखकर रैप पर और भी ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि उस फोटो में सिर्फ एक ही शख्स की डेड बॉडी है, वो जो उस कॉफिन के अंदर मरा हुआ है, ना कि वो क्रीपी सा दिखने वाला शख्स जिसे लेट ने अपने हाथों से मारा था, क्योंकि वो हाफ वैम्पायर है। लेकिन रैप को भगाने के बाद वो अपने उस इंटरव्यू के टेप को चेक करती है, जिसमें उसने लेट का इंटरव्यू लिया था, लेकिन वहाँ पर उसे उस फुटेज में कोई भी नजर नहीं आती। और उसके बाद लेट को ये बात कंफर्म पता चल जाती है कि रैप जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। और फिर उसी बार के बाहर लेट इसको पकड़ती है विंसेंट के साथ मिलकर और उसे यही कहती है कि अब वो उसके रास्ते में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि विंसेंट का ब्रेन वॉश करने के बाद विंसेंट सीधे उस की को निकालकर पटक देता है और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि अब लेट पूरी तरीके से आजाद है और अब क्रिस को अपनी आंखों से इस दुनिया को खत्म होते हुए देखना है, इसलिए लेट क्रिस को जिंदा रखेगी। और अब आ जाए रैप और कैथरीन पर, उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने ही वाली होती है कि कैथरीन को उसके भाई कैलेब का कॉल आता है, जो उसे एक काफी क्रीपी लोकेशन पर बुलाता है, जहाँ पर आते के साथ में ही रॉफ यही कहता है कि ये लोकेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं इस तरीके की मीटिंग्स के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैलेब पूरी तरीके से वैम्पायर बन चुका है, जो अब अपनी बहन और रैप को मार देगा। लेकिन जैसे तैसे कर वो लोग पहले तो कैलेब से अपना पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन बाद में एक पर जब जंजीरों को पकड़कर दूसरी जगह पर छलांग मारनी होती है तो कैथरीन उसमें कामयाब होकर सीढ़ी से नीचे उतरती है, जहाँ पर उसे विंसेंट और मैक किडनैप कर ले जाते हैं। लेकिन रैप सीधे उस चेन की मदद से खिड़की से बाहर गिर जाता है, यानी कि उसी शेफ के पास, जो उसे पकड़कर सीधे अपनी कस्टडी में ले लेता है और यहाँ से पहले हॉस्पिटल ले जाता है, जिस हॉस्पिटल में तैमरा नर्स के रूप में आकर पहले तो शेफ को मारती है और बाद में वो रैप को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन रैप यहाँ पर मौका देखकर पहले तो खुद को छुड़वाता है और बाद में तैमरा का सामना करते हुए वो उसे विंडो की तरफ ले जाता है और सनलाइट की वजह से तैमरा का शरीर जलता है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ कैथरीन को लेट के पास लाया गया है, जहाँ पर वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करेगी, यानी कि वैम्पायर बनाएगी। लेकिन वैसा कुछ हो उससे पहले ही रैप वहाँ पर काफी धमाकेदार एंट्री से पहुंच जाता है, वो भी कैथरीन को बचाने के लिए, जिस कार की एंट्री में वो मैक को उसी कार से कुचलता है और बाहर निकलकर विंसेंट को भी गोली मारकर मार देता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आए हुए क्रिस को मारने वाला होता है तो क्रिस उसे बताता है कि वो यहाँ पर उस खेल को खत्म करने के लिए आया है जिसने उसे शुरू किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसके कारण ये दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, शैतान भगवानों से ज्यादा इस दुनिया पर राज करने लगे। और फिर रैप उसे अपनी टीम में लेकर उसे वाटर गन देता है, जिस गन से क्रिस इन सारे के सारे
वैम्पायर्स को मार सकता है, क्योंकि वो वाटर गन एक्चुअल में होली वाटर से भरी हुई है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों टीम अप कर उस ब्रॉथल में घुसकर सारी की सारी वैम्पायर्स को उस होली वाटर से जला कर ब्लास्ट कर मारते हैं, जिनमें बाद में कैलेब भी आता है और कैलेब को भी रॉब ऐसी ही मौत देता है। और क्रिस वहाँ पर सीधे कैथरीन के पास पहुँचता है, जहाँ पर ट्रैप में बंदी हुई कैथरीन नहीं बल्कि लेट होती है, जो सीधे उठकर क्रिस को स्टैब कर देती है। और रॉब एक्स लेकर लेट पर हमला करता है, जिस हमले में लेट का कंधा उस एक्स की मदद से आधा कट जाता है। लेकिन इन सब से भी लेट को कोई फर्क नहीं पड़ता और लेट पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर रैप वहाँ पर कैथरीन को छुड़ाता है, ये चेक करते हुए कि उसे लेट ने काटा तो नहीं है, जो निशान उसे नेक पर नहीं मिलता। यानी कि कैथरीन बिल्कुल ठीक है, बट क्रिस बिल्कुल भी नहीं। यानी कि क्रिस वहाँ पर अपना दम तोड़ देता है उन लोगों से, यही कहकर कि इस काम को उन्हें पूरा अंजाम देना है। और इसके लिए कैथरीन के पास जो प्लान है वो यही है कि वो अपनी बात सभी लोगों के सामने टेलीकास्ट करे, जिसके लिए उसे क्रिस का पूरा ब्रॉडकास्ट का सिस्टम चाहिए, जहाँ से वो अपने शो को ब्रॉडकास्ट करता है, ताकि वो वहाँ पर जाकर सभी लोगों को आगाह कर सके कि इस टाउन में एक क्वीन वैम्पायर घूम रही है, जिसे रोकना उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन शो के एयर होने से पहले ही कैमरामैन की मौत लेट अपने हाथों से करती है और रैप को भी हथकड़ी लगाकर वहीं पर फंसा देती है, ताकि वो कैथरीन को मरते हुए अपनी आंखों से देखे। जिसके बाद वो कैथरीन के पास जाकर उसे मारना शुरू करती है, पर रैप यहाँ पर उस लेजर गन को देखता है, जिस गन से क्रिस अपने शो में क्रॉस के सेंटर से निकले हुए डेविल को जलाता है, जिस लेजर से क्रॉस का लेजर निकलता है। और काफी मुशक्कतों के बाद रैप उस लेजर को एक्टिवेट करने में कामयाब होता है, वो भी लेट के पीठ पर, जिस घाव से लेट और भी ज्यादा बौखला जाती है और उसे यही कहती है कि उसे तब तक नहीं मारा जा सकता इन क्रॉस की मदद से जब तक उसके शरीर से उसके दिल को अलग ना कर दिया जाए। और फिर हम देखते हैं लेट के काफी इविल लुक को, जिस लुक को लेकर वो रैप की तरफ बढ़ रही है उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपने काम को अंजाम दे उससे पहले ही कैथरीन वहाँ पर स्पीयर लेकर पहुंच जाती है, जिस स्पीयर को वो लेट के दिल में घुसाती है, जिससे लेट के दिल के 4 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा रैप के हाथ में जाकर गिरता है और 3 उस स्पीयर में ही लग जाते हैं, जिस दिल के निकलने के बाद लेट की वहाँ पर जलकर मौत हो जाती है, क्योंकि वो ऐसी ही जगह पर खड़ी है। यानी कि सिचुएशन सॉल्व। अगली सुबह रैप अपने साथ अपने जूश पादरी को ले जाता है और उस जगह का पूरा सर्वे करवाता है कि वहाँ पर और कोई इविल है भी या नहीं। और वहाँ पर उसके साथ कैथरीन भी है, जिसने उस हार्ट को फिर से वैसे ही केस में बंद कर दिया है, ताकि अब वो केस किसी के भी हाथ में ना लगे। और रोक यहाँ पर सलाह देता है कि इस हार्ट को स्पेस में ले जाकर फेंक देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच कैथरीन का बर्ताव पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। यानी जहाँ वो पहले रैप से सिर्फ मतलब के लिए बात करती थी, अब वो उससे काफी ज्यादा अटैच्ड है, इतनी अटैच्ड कि वो उससे प्यार करने लगी है, जिस प्यार में अब रैप भी है। लेकिन वैसा कुछ हो उससे पहले ही रैप को ये पता चल जाता है कि लेट ने कैथरीन को भी वैम्पायर बना दिया है, जिसे बनाने के लिए उसने उसके गर्दन पर नहीं बल्कि जांघों के बीच काटा था। और देखते ही देखते कार में बैठे बेचारे रैप को कैथरीन का शिकार होना पड़ता है, यानी कि अब वो दोनों के दोनों वैम्पायर बन गए हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन उसी के साथ साथ एंट्री होती है इस कहानी को एंड करने वाले कैरेक्टर यानी क्रिप द कीपर की, जब हमें यही बताता है कि रैप और क्रिस अब अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश है और वो दोनों हनीमून तक पर गए हैं। यानी कि इस कहानी को सुनाकर क्रिप द कीपर ने अपनी एक और शर्त को जीत लिया है और मम्मी के सर को धड़ से अलग भी कर दिया है, जिसके बाद वो उस मम्मी को सलाह भी देता है कि वो उसके साथ और आगे बिल्कुल भी ना खेले, वरना अंजाम उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और यहाँ पर ये फिल्म फाइनली खत्म होती है अपने इसी क्रीपी अंदाज में, क्योंकि हर एक क्रिप द कीपर की स्टोरी ऐसे ही ट्विस्टिंग एंड के साथ खत्म होती है, जिस एंड में ऑलमोस्ट कोई भी नहीं जीतता और कहानी वैसे ही कंटिन्यू रहती है। यानी कि डिपेंड हम पर करता है कि फिल्म का जो क्लिफ हैंगर रखा गया है उसका एंड हमारे हिसाब से कैसा है, और फ्यूचर में हम अपने दिमाग में ही जगह बना सकते हैं कि आगे और क्या होगा। तो अब आपके दिमाग में इस फिल्म को लेकर कौन सी स्टोरी चल रही है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी कि आपको मेरी ये मेहनत कितनी ज्यादा पसंद आई है, जिसके लिए लाइक तो बनता ही है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवीज एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।